Hello students, today we are going to start a new topic जिसका नाम है बच्चों रोटेशनल मोशन। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है, आपको इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, इसमें हम लोग जो पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MI। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको स्टार्ट करेंगे। क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सबसे पहले हम लोग इसको समझे तो मान लो बेटा ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसके अबाउट कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, कैपिटल M है सपोज, और रेडियस इसका सपोज r है। और ये जो है ये बॉडी इस एक्सिस के चारों तरफ ऐसा घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, रोटेट हो रहा है। ठीक है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो ठीक है, आ रही बात समझ में? एक बॉडी ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ऐसा। ठीक है, कभी भी रोटेशन होता है तो एक एक्सिस होता है जिसके अबाउट रोटेट होता है बॉडी। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में तो देखो, जैसा कि आपको पता है कि जब आप लीनियर मोशन में हम लोग पढ़ा करते थे, जब मोशन इन 1D वगैरह पढ़ा करते थे, तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था बेटा? इनर्शिया पढ़ा था, नॉर्मली इनर्शिया NLM में, है ना, पढ़ा था हमने। इनर्शिया क्या होता था? इनर्शिया वो कह सकते हो कि अपने कंडीशन में होने वाले चेंज का वो अपोज करता था। ठीक है, रेजिस्ट करता था, रेजिस्ट टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन, जो भी होता था उसके चेंज को अपोज करता था। ठीक है, तो वो कौन सा मोशन था? लीनियर मोशन की बात हो रही थी। यहां पर क्या है, यहां पर मोशन जो है डिफरेंट टाइप का होता है। आप इसको कह सकते हो कि सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो लीनियर मोशन के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर हर एक प्रकार की अलग अलग एक क्वांटिटी होती है ना। याद करो, जैसे कि हमने सर्कुलर मोशन के लिए क्या क्या पढ़ा था? एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना, इस तरीके की चीजें पढ़ी थी हमने। तो हर लीनियर क्वांटिटी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन में, है ना, सर्कुलर रोटेशनल एक ही हुआ। ठीक है, सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में एक कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी होती है। उसी प्रकार से जैसा वहां पर इनर्शिया था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। वहां पर इनर्शिया क्या करता था, है ना, चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को अपोज करता था। यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, करता है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ रोटेशनल मोशन का अपोज करता है। ठीक है, रोटेशनल मोशन के लिए जो इसको अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, घूम नहीं रहा है अभी, और अगर घूम रहा होगा तो उसी एंगुलर वेलोसिटी से वो कंटिन्यूअसली घूमता रहना चाहेगा। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कह सकते हो कि इक्विवेलेंट टू क्या है बेटा? मास है, इक्विवेलेंट टू इनर्शिया है लीनियर मोशन का। या आप कह सकते हो कि लीनियर मोशन में मोमेंट इनर्शिया के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन कैसे किया जाता है बेटा? इसको डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ perpendicular distance from the axis of rotation. This distance is perpendicular to axis of rotation ना। ठीक है, this distance is perpendicular to the axis of rotation. So moment of inertia को हम लोग डिफाइन करेंगे, it is defined as the product of mass and square of perpendicular distance from the
एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हम लोग कैपिटल आई से शो किया करेंगे। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। तो आई बराबर क्या हो गया बेटा, प्रोडक्ट ऑफ क्या बोला, मास, है ना, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो आर का स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, ठीक है, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। अगर इसके एसआई यूनिट की बात हो बेटा, इट्स एसआई यूनिट तो क्या हो जाएगा बता दो, इट्स एसआई यूनिट इज, देखो मास का क्या होता है केजी और डिस्टेंस का क्या होता है मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर, दिस इज एसआई यूनिट। डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज, है ना, एम का क्या हो गया बेटा, एम हो गया और डिस्टेंस का एल हो गया, तो एम एल स्क्वायर, ठीक है। कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, अंडरस्टूड। तो ये रही कुछ बातें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। यहाँ पर देखो क्या था बेटा, एक पॉइंट मास बॉडी था, है ना, पॉइंट मास बॉडी था और उसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस प्रकार से निकाल के लाया। आगे बात समझ में, लेकिन जैसा मैंने आपको बोला है कि प्रैक्टिकली बॉडी जो होता है वो पॉइंट मास की तरह नहीं होता, बल्कि उसका एक अपना डेफिनेट शेप एंड साइज होता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक रिजिड बॉडी हो, ठीक है, रिजिड बॉडी हो, तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। चलो, तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप बॉडी को क्या कर सकते हो, दो प्रकार से बांट सकते हो, है ना। सिस्टम को एक प्रकार से सिस्टम कह सकते हो, एक सिस्टम को आप दो प्रकार से बांट सकते हो। सिस्टम में अगर आपके जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग सेपरेटली रखे हुए हैं, डिस्क्रीटली रखे हुए हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, डिस्क्रीट सिस्टम कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, डिस्क्रीट सिस्टम। मतलब एक पार्टिकल यहाँ रखा है, एक पार्टिकल यहाँ रखा है, एक पार्टिकल, और हर एक पार्टिकल का अगर आपको पोजीशन वेक्टर मालूम है, हर एक पार्टिकल का सेपरेटली आपको पोजीशन वेक्टर मालूम है, तो आप उसको क्या कह सकते हैं, आप उसको बोलेंगे डिस्क्रीट सिस्टम। लेकिन अगर सारे पार्टिकल्स, है ना, सारे पार्टिकल्स अलग अलग नहीं है, सेपरेट नहीं है, कंटिन्यूअस है, हर एक का आपको अलग अलग ये नहीं पता है, पोजीशन वेक्टर नहीं पता है, तो वो जो ये है क्या कहलाएगा बेटा, वो कहलाएगा आपका कंटिन्यूअस सिस्टम, ठीक है। क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस सिस्टम कहलाएगा, अंडरस्टूड। इस प्रकार से दो तरह की चीजें हो सकती है, डिस्क्रीट सिस्टम और कंटिन्यूअस सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग पहले बात करेंगे डिस्क्रीट सिस्टम के बारे में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, उसमें मान लो कितने पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स हैं, ठीक है बेटे। तो कैसे करना है, देखो ये मान लो बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्लियर है मेरी बात। ओके, अब देखो यहां पर मान लो कोई इस तरीके का एक बॉडी है, ठीक है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल सपोज यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, इस तरीके से। इसका मान लो पोजीशन वेक्टर क्या है, r1, मास क्या है m1, इसका r2 m2, r3 m3,
M4R4, इस तरीके से हर एक पार्टिकल का आपको ये पता है। ठीक है बेटा, अब इसका मुझे क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हमने चूंकि अभी अभी पढ़ा है, सिंस I इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, mr स्क्वायर होता है, तो I1 इक्वल्स टू mr स्क्वायर होता है। तो बताओ फर्स्ट पार्टिकल का है ना, फर्स्ट पार्टिकल का क्या हो जाएगा, m1 r1 स्क्वायर हो जाएगा बेटा, I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m2 r2 स्क्वायर हो जाएगा, और इसी तरीके से In इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mn rn स्क्वायर हो जाएगा, है ना बेटे। तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, है ना, जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा बच्चे, तो इन सबको ऐड करना पड़ेगा अपने को, है ना, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन mn rn स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात। तो ये हुआ आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका, है ना, अगर n पार्टिकल सिस्टम है और वो डिस्क्रीट है। ठीक है, आप इसको एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हो, क्योंकि आपको दिख रहा है ये क्या है, फर्स्ट पार्टिकल के मास और इसके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के प्रोडक्ट है, और उन सब को आपने क्या कर दिया है, सम कर दिया है। तो समेशन का सिंबल क्या होता है बेटा, दिस इज द सिंबल ऑफ समेशन। ठीक है, I इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक, फर्स्ट पार्टिकल से लेकर के nth पार्टिकल तक आपको क्या करना है, उसके मास और प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, है ना, उसको सम करते चले जाना है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो बेटे। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, डिस्क्रीट सिस्टम के लिए, अंडरस्टूड। चल, अब इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। देखो बेटा, मान लो मैं बोलता हूं दो बॉडी है बेटा, एक 4 kg का है और एक 2 kg का है। आई बात समझ में। और इसके बीच की दूरी है सपोज 10 मीटर। मैं बोलता हूं कि इसके सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास हो रहा है ना, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो इसको ट्राई करो बेटा, फटाफट ट्राई करो। तो ये क्या हुआ बेटा, ये डिस्क्रीट हुआ कि नहीं हुआ, डिस्क्रीट हुआ बिल्कुल। क्यों, क्योंकि 4 kg की बॉडी बिल्कुल अलग है, 2 kg की बॉडी बिल्कुल अलग है ना। आ रही बात समझ में, दोनों हमें सेपरेट दिख रहे हैं, तो ये है ना डिस्क्रीट सिस्टम हुआ। वेरी गुड। अब अपने को क्या करना है, तो जब हम डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए सॉल्व करते हैं तो हमको पता है कि क्या करना होता है, I इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। दो ही है, झंझट ही नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको m1 m2 तो पता है, दिस इज m1 दिस इज m2, और क्या चाहिए बेटा आपको, r1 और r2 चाहिए, है ना, दिस इज r1 और दिस इज r2, है ना। सेंटर ऑफ मास से जाता हुआ आपके पास एक्सिस है, तो ये r1 और r2 आपको निकालना पड़ेगा बेटा। कैसे निकालोगे r1 और r2, तो उसके लिए आपको कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, तो याद करो हमने 2 पार्टिकल सिस्टम में सेंटर ऑफ मास से दूरी कैसे निकाली थी बेटा, तो याद करो। तो आपको याद आएगा कि r1 इक्वल्स टू, ये वाला निकालना होता था, अपोजिट लेते थे 2 अपॉन टोटल मास 4 तो 6 इंटू टोटल डिस्टेंस 10। याद आया आप लोगों को, है ना। तो ये आया 2 3 जा 6, तो ये आया 10/3। ठीक है, ये क्या आया आपके पास 10/3। सिमिलरली दूसरा वाला क्या हो जाएगा बेटा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा,
तो भाई 10 माइनस 10/3 है ना, टोटल 10, इधर 10/3 आ गया, तो 10 माइनस 10/3 विच इज 20/3। तो सारी चीजें आपको मिल गई बेटा, है कि नहीं? तो बस पुट कर दो इसमें। तो देयरफॉर I इक्वल्स टू M1 कितना है बच्चे 4, R1 कितना है 10/3 का स्क्वायर प्लस M2 कितना है 2, R2 कितना है 20/3 का स्क्वायर। ठीक है, तो हो गया बेटा 400, 9, 2, 400, 9, तो ये हो गया बेटा 400 प्लस ये हो गया आपका 800 अपॉन 9, 1200/9, 3, 3, 3, 4, 400/3 kg मीटर स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आगे बात समझ में बच्चे, तो बहुत ही आसानी से किया जा सकता है इसको। एक और एग्जांपल लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो मैं बोलता हूं कि एक पार्टिकल यहां है, एक पार्टिकल यहां है और एक पार्टिकल यहां है। ठीक है, और एक पार्टिकल यहां है। किस शेप में है ये? एक स्क्वायर के शेप में है, जिसका साइड लेंथ क्या है a है। अंडरस्टूड? साइड लेंथ क्या है m है, a है, और हर एक पार्टिकल का मास इक्वल है m m m m। अंडरस्टूड? अब अगर आपसे बोला जाता है कि फाइंड mi अबाउट एन एक्सिस coinciding any side of the square, एक ऐसे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो जो किसी साइड से कोइंसाइड करता है। तो ये साइड है मान लो, तो इसको अगर एक्सिस मान लिया, ठीक है, तो ये एक साइड हो गया। इसके अबाउट निकालना है बेटा, ठीक है, इसके अबाउट निकालना है। तो इसे कैसे निकालेंगे बेटा? चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो आप बताओ बेटा कि यहां पर कितने पार्टिकल दिख रहे हैं? तो 4 दिख रहे हैं। 4 दिख रहे हैं तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? m1r1 स्क्वायर, m2r2 स्क्वायर, m3r3 स्क्वायर एंड m4r4 स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो r1 r2 वगैरह होता है वो एक्चुअली होता क्या है? एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो बताओ जो ये वाला पार्टिकल है बेटा, इसका एक्सिस से डिस्टेंस क्या है? इसका तो कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो एक्सिस पर ही है। तो जो पार्टिकल एक्सिस पर खुद आ जाएगा उसका आर नहीं रहेगा बेटा, तो इसका आर 0 है। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आएगा। तो 2 क्या हो गया बेटा? 0 हो गया। आ रही बात समझ में? क्यों? समझा ना? इसका आर क्या है? 0 है, इसका भी आर क्या है? 0। अब जो ये दोनों है इनका आर कितना है बेटा? तो इसका ये दूरी देखो क्या है? a, इसका ये दूरी क्या है? ये भी a है। दोनों का मास भी बराबर है, तो ये हो गया ma स्क्वायर, दूसरा वाला भी क्या हो गया बेटा? ma स्क्वायर। टोटल क्या हो गए? 2ma स्क्वायर। अंडरस्टूड? टोटल क्या हो गए? 2ma स्क्वायर। तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है अपने को, है ना? एक और एग्जाम्पल दूं मैं आपको, छोटा सा एग्जाम्पल, सेम क्वेश्चन बिल्कुल। m है, बस आपको, और इसकी साइड लेंथ क्या है बेटे? a है। आपको क्या करना है? फाइंड mi अबाउट एनी
डायगोनल एक्सिस, डायगोनल एक्सिस, किसी डायगोनल के अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो क्या करोगे, ठीक है। तो बेटे डायगोनल, जैसे कि ये ले लेता हूं, दिस टाइम एक्सिस ये हो गया, ठीक है बेटा। अगेन इसमें कितने पार्टिकल हैं, 4 पार्टिकल हैं, तो I इक्वल्स टू क्या होगा, m1r1 स्क्वायर प्लस m4r4 स्क्वायर, है ना। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो 2 पार्टिकल है क्या वो एक्सिस पर आ गए, है ना, ये दोनों एक्सिस पर ही हैं, तो इसकी दूरी क्या होगी, 0। तो चूंकि ये दोनों की दूरी 0 हो जाएगी तो 2 क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, है ना। ये दोनों का आपको निकालना पड़ेगा, तो इसको अगर ऐसा डाल दोगे बेटा, तो स्क्वायर के केस में ये परपेंडिकुलर होता है कि नहीं, तो स्क्वायर के केस में ये परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो डिस्टेंस आएगी बेटा, ये जो डिस्टेंस आएगी आपके पास, वही आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस होगा, इसके लिए वही आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फ्रॉम द एक्सिस। सिमिलरली इसके साथ भी होगा। तो क्या आपको ये निकालना आता है बेटा, तो आपको पता है अगर इसका साइड लेंथ a है तो डायगोनल का टोटल लेंथ कितना होता है, √2a होता है। बट ये पूरा डायगोनल नहीं लेना है, अपने को आधा लेना है, तो √2a/2 करना पड़ेगा। तो √2 से ये क्या हो जाएगा बेटा, √2a/√2। तो ये वाला कितना है, a/√2 है, और ये वाला भी कितना है, a/√2 है, ठीक है। तो बेटा 2 तो खत्म ही हो गए, है ना, बचा क्या, 2 इनका और इनका निकालना पड़ेगा। तो इनका हो गया m और डिस्टेंस है a/√2। सिमिलरली दूसरे वाले का a/√2 का स्क्वायर, सो ma²/2 ma²/2 टोटल इज ma², ठीक है, टोटल इज ma²। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल करके आ रहा है वो आ रहा है ma²। अंडरस्टूड, क्लियर है मेरी बात बेटे। अब देखो वन मोर एग्जांपल। वन मोर एग्जांपल। इस बार मैं क्या करता हूं बेटा, एक रेक्टेंगल बनाता हूं, ठीक है, एक रेक्टेंगल बनाता हूं। अगेन चारों कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल रख देता हूं, m m m m। इसका लेंथ कितना है बेटा, l है, और ब्रेड्थ कितना है, b है, ठीक है, l और b। और मैं कह रहा हूं कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, mi of the system, mi of the system about its diagonal, डायगोनल के अबाउट क्या होगा, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्सिस बना लेना चाहिए, और एक्सिस आपको कहाँ लेना है, इस पर लेना है, ठीक है, डायगोनल पर लेना। तो ये आपका एक्सिस हो गया बेटा। तो एक्सिस पर हो गया, तो अब आपको समझ में आ रहा है ये दोनों का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये एक्सिस पर लाई कर गया बेटा, एक्सिस पर लाई कर गया तो r क्या हो गया, 0। तो इन दोनों की वजह से mi होगा नहीं। अब बचा ये और ये, है ना बेटे, अब बचा ये दोनों। अब इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सिस से क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो बताओ यहाँ पर परपेंडिकुलर कैसे डलाएगा बेटा, दिस इज द परपेंडिकुलर हियर, है ना बेटा। और इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ऐसा होगा, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है आपको निकालना पड़ेगा, ये h है ना, ये h मान लो बोलूं इसको, तो ये h तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे ये h, बताओ कैसे निकालोगे ये h, ठीक है बेटा। तो ये h निकालना आपके लिए चैलेंज है। हालांकि मैंने ये आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाते वक्त आपको बताया है कि h कैसे निकालना है, बट मैं श्योर हूं कि आपको याद नहीं होगा, ठीक है। तो बेटे एक बात बताओ, एक रेक्टेंगल का डायगोनल कितना होता है, इसको मैं बेस बोलूं, सॉरी कुछ नहीं बोलता हूँ, चलो इसका डायगोनल कितना होता है, तो √L² प्लस b², यही होता है क्या, है ना। तो ये चीज हो गया क्या, √L² प्लस b²। अब मुझे ये बात बताओ, क्या ये चीज जो है आपको ट्रायंगल दिख रहा है बेटा, है ना। एक हाफ को देखो तो मुझे क्या दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बेटा,
ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस। बेस कितना है बेटा? स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेस इंटू हाइट इंटू क्या हो जाएगा? एच। ये हुआ इसका एरिया बेटा। ये किसका एरिया हुआ? एक पोर्शन का। ये पोर्शन और ये पोर्शन बिल्कुल सेम दिख रहा है क्या बेटा? है ना? तो जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा, तो इसको इंटू 2 कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? इस टोटल रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा, है ना? सो वी गॉट टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अच्छा भाई, और हमको डायरेक्टली भी पता है कि टोटल एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है बेटा, ठीक है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो ये 2 कैंसिल हो गया, देयरफॉर h देखो क्या मिला? L इंटू बी अपॉन स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से देखो आपको h मिल गया, ठीक है? अब आपको आसानी से निकाल सकते हो बेटा, जैसा इधर निकला है वैसा ये भी निकलेगा, है ना? सेम होगा ये दोनों चीज। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ नहीं, अब इसका और इसका बचा। इसका कितना होगा बेटा? मास m है और इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस h है, तो mh स्क्वायर हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा? मास h है और एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस h है, तो mh स्क्वायर हो जाएगा। सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हियर इज, है ना, 2mh स्क्वायर, 2mh स्क्वायर। तो 2m और h देखो आपके पास क्या है? एल बी बाय स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है? तो इट विल कम टू बी 2m एल स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको आपके बुक्स में मिल जाएंगे, उसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेहतर है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये रही कहानी बेटा डिस्क्रीट बॉडी के लिए, जिसमें पार्टिकल्स जो हैं क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। उनका हर एक पार्टिकल का आपको जो पोजीशन है वो पता होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ, है ना, पोजीशंस आपका पता नहीं चले, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में कोई गैप ना हो, कंटिन्यूअस हो, तो हम उसको क्या कहेंगे बच्चे? कंटिन्यूअस बॉडी बोलेंगे, ठीक है? क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस बॉडी। तो अगर हमारे पास कंटिन्यूअस बॉडी है, कंटिन्यूअस सिस्टम है, तब फिर क्या करेंगे, ठीक है? चलो, उसमें मास जो है क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? चलो, तो मान लो बच्चे कि इस टाइम जो है इस पर पूरे पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है? पूरे पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसके अबाउट ये क्या हो रहा है? सपोज घूम रहा है। तो अपने को क्या करना है? कुछ r डिस्टेंस इसके दूर जाऊंगा और एक एलिमेंट ले लूंगा, एक छोटा सा एलिमेंट ले लूंगा जिसका मास क्या है? एलिमेंट का मास क्या होता है बेटा? dm, है ना? एलिमेंट का मास क्या होता है? dm। तो कायदे से अभी तक आपने क्या पढ़ा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एलिमेंट मतलब क्या होता है? इनफाइनेटेसिमली छोटा, और इनफाइनेटेसिमली छोटा हुआ तो ऑलमोस्ट वो क्या हो गया बेटा? पॉइंट हो गया। और पॉइंट मास के लिए तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आता है। तो क्या आता है? I इक्वल्स टू मास। यहां पर मास जो है बेटा वो कितना है? dm है ना बेटे? और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने क्या लिया है? r, तो r स्क्वायर dm हो गया। ये चूंकि एक छोटे से एलिमेंट की वजह से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? di। तो यहां पर आपको di इक्वल्स टू क्या मिल रहा है? r स्क्वायर dm, है ना बेटा? तो ये छोटे से एलिमेंट की वजह से आया। अक्सर अपन क्या करते हैं बेटा? एक छोटे से एलिमेंट को लेकर के फिर अगर ऐसे ऐसे पूरे एलिमेंट बॉडी से निकालें तो हमारे पास क्या आएगा? टोटल आएगा। तो यहाँ पर क्या तरीका होता है इसको करने के लिए? आप इसको इंटीग्रेट कर दो बेटा, ठीक है? तो यहां से आ जाएगा आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फॉर्मूला क्या होगा बेटा? r स्क्वायर dm,
आगे बात समझ में। तो कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम हुआ तो आपको इस प्रकार से करना है ना। सिर्फ एक्स एक्सिस पर हो पार्टिकल बॉडी, अगर लीनियरली प्लेस्ड हो तो आपको सिर्फ आर जो है एक्स मिलेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डीएम। अगर है ना, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स के अबाउट हो जाएगा। सिमिलरली अगर y के अबाउट निकालना है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, वाई स्क्वायर डीएम हो जाएगा। z तो क्या हो जाएगा बेटा, z स्क्वायर डीएम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यूज करना है बच्चे। तो कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए वी हैव टू यूज इंटीग्रेशन, है ना, और फॉर्मूला आर दिस। ओके, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ कंटिन्यूअस सिस्टम को ले करके देखेंगे। अब देखो बेटा, आपको जरूरत पड़ेगी उन सब चीजों की जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़े थे। सेंटर ऑफ मास बताते वक्त मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। 3 प्रकार के कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं। एक को हमने बोला था लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हमने देखा था सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर देखा था वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। ठीक है, तो जब हम लीनियरली प्लेस करते थे लैम्डा से शो करते थे, है ना, याद है आपको ये सारी चीजें। लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा क्या होता था, डीएम बाय डीएल होता था, है ना। फिर एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो डीएम अपॉन डीए होता था, और वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो डीएम अपॉन डीवी होता था। ठीक है बेटा, तो यहाँ से डीएम कैसे निकलता था, लेमडा डीएल। यहाँ से डीएम कैसे निकलता था, सिग्मा डीए। यहाँ से डीएम कैसे निकलता था, सिग्मा रो डीवी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको फिर से जरूरत पड़ेंगी। ठीक है, तो एक एक करके अपन एग्जांपल्स लेंगे और करेंगे। चलो, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थीन यूनिफॉर्म रॉड। ठीक है, थीन यूनिफॉर्म रॉड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थीन यूनिफॉर्म रॉड about an axis perpendicular to its length and passing through center of mass। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो देखो बेटा, इसलिए मैंने बोला था आपको कि सेंटर ऑफ मास के जो कंसेप्ट हैं वो आगे चल करके आपके लिए बहुत यूज होने वाले हैं, है ना। तो चलो, आपको क्या लेना है, एक रॉड लेना है। तो आपने एक रॉड ले लिया बेटा। इस रॉड की लंबाई आपने ले ली सपोज L। तो यहां पर जैसा कि आपको बोल रहा है कि एक्सिस कैसा होना चाहिए, एक्सिस कैसा होना चाहिए, तो वो बोल रहा है परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ होना चाहिए और सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। तो बताओ, याद करो, है ना, हमने एक थीन यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ निकाला था, तो उसके मिड में आता था बेटा, है ना। यूनिफॉर्म रॉड के लिए सेंटर ऑफ मास उसके बीच में आता है, मिडल में आता है। ठीक है, तो ये बीच में इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। ठीक है, दिस इज सेंटर ऑफ मास। वहां पर बोलते हैं कैसा होना चाहिए, लेंथ के परपेंडिकुलर। तो ये हो गया आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अंडरस्टूड। चलो भाई, ये बात हो गई अपनी। अब हमें क्या करना है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें बताओ सबसे पहले कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा। तो ऑब्वियसली मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा बेटा, लेमडा के टर्म में रहेगा, है ना। तो मान लिया बेटे, मान लिया कि इसका मास कितना है, टोटल m है। ठीक है, मास कितना है, टोटल m है। तो बताओ लेमडा कितना हो जाएगा, लेमडा कितना हो जाएगा बेटा। लेमडा क्या होता है, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, तो m अपॉन l, लेमडा हो गया। अब आपको क्या करना है, सेंटर ऑफ मास से कहीं पर जाकर के एक एलिमेंट काट लो बेटा। सो दिस इज द एलिमेंट,
ठीक है, ये आपने एक एलिमेंट काट लिया। कितनी दूर जाकर के काटा, तो एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर जाकर के काटा। इसकी थिकनेस आपको कितनी दिख रही है बेटा, तो मान लो मैंने dx बोला, ठीक है, तो dx थिकनेस का है ना एक एलिमेंट हमने x डिस्टेंस पर जाकर के काट लिया। इसको हम क्या मान लेंगे बेटा, ओरिजिन मान लेंगे, ठीक है। दिस इज जहां आपने ये माना वो ओरिजिन हो गया, ठीक है। एक्सिस जहां माना आपने वो ओरिजिन हो गया, ठीक है। तो ये ओरिजिन है। ओरिजिन के इधर क्या होता है बेटा, प्लस होता है, ओरिजिन के इधर क्या होता है, माइनस होता है, सिंपल सी बात है। तो लेमडा इक्वल्स टू क्या हो गया, m अपॉन l, ओके। तो अब इसका आपको dm निकालना पड़ेगा बेटा, तो dm क्या होगा बताओ, तो dm है ना, देखो dm लेमडा के केस में कैसे निकालते हो, लेमडा इंटू dl, और dl कितना है यहाँ पर dx, तो ये कितना हो गया बेटा, लेमडा dx। लेमडा आपके पास कितना था, m बाय l, तो m बाय l dx ये क्या हो गया आपका, उस एलिमेंट का मास आ गया। तो ये देखो बेटा x एक्सिस पर है ना, ये क्या है, x एक्सिस पर है। तो इसके अबाउट जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा तो मैं क्या यूज करूंगा बेटा, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dm वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन x, तो x ही लिया है हमने, और dm हमारा आया है m बाय l dx। अब सवाल उठता है कि हम इसको कहां तक इंटीग्रेट करें, तो बेटा यहां इस एंड से लेकर के इस एंड तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये वाला एंड कहां है बेटा, ओरिजिन के इस तरफ है, तो ये माइनस एल बाई टू हो जाएगा, और ये वाला एंड क्या है, ओरिजिन से प्लस साइड में एल बाई टू है, तो माइनस एल बाई टू से एल बाई टू तक इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपने को। तो इसमें m बाई एल क्या है बेटा, अपने पास कांस्टेंट आ गया। इंटीग्रेशन आप किसका करोगे, एक्स स्क्वायर dx का माइनस एल बाई टू से एल बाई टू तक, ओके। तो देयरफॉर I इक्वल टू क्या हो जाएगा, m बाय एल, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, एक्स क्यूब बाय थ्री, है ना, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय थ्री, कहां से कहां तक, माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक। तो ये हो गया बेटा m बाई थ्री एल, अंदर में बचा एक्स क्यूब माइनस एल बाई टू से एल बाई टू तक। लिमिट रखो बेटा m बाई थ्री एल, है ना, एक बार अपर लिमिट रखोगे l बाई टू का क्यूब हो जाएगा, और माइनस एक बार आप माइनस एल बाई टू का क्यूब करोगे, ठीक है बेटे। तो क्या आएगा देखो, m बाय थ्री एल, एल क्यूब बाय एट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, एल क्यूब बाय एट, ऐसा हो जाएगा। तो देखो m बाय थ्री एल, इसको करोगे तो हो जाएगा टू एल क्यूब बाय एट, दो चौके आठ, एल से एल स्क्वायर हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर बाय 12, ठीक है, एम एल स्क्वायर बाय 12। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, है ना, थीन यूनिफॉर्म रॉड अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास एक्सिस, ठीक है। इस वाले एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास एक्सिस कहते हैं। अच्छे से ध्यान से याद, समझ में आ रहा है आपको, है ना, याद रखना है बेटा, डायरेक्टली भी पूछा जाता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा 1/12 ml स्क्वायर। अंडरस्टूड, क्लियर है मेरी बातें। तो ये हो गया भाई एमआई ऑफ थीन यूनिफॉर्म रॉड। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम इनिशियली क्या कर रहे हैं, देखो बेटा ये हम इंडिपेंडेंट है कि एक्सिस हमें कहाँ लेना है, कहीं पे भी एक्सिस लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी एक्सिस लिया जा सकता है, लेकिन अलग अलग एक्सिस लेंगे तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग मिलेगा, ठीक है। तो पहले हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट पढ़ रहे हैं। सेंटर ऑफ मास चूंकि एक स्पेसिफिक चीज है, बाकी हम चाहें तो अलग अलग जगह पर भी निकाल सकते हैं और आगे निकालेंगे, ठीक है। तो अभी पहले आप सेंटर ऑफ मास पर निकालना सीखो, फिर आगे सीखेंगे कि कहीं और निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा। दो थ्योरम्स आते हैं, वो दो थ्योरम पढ़ेंगे तो हम कहीं पर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो ये हो गया बेटा सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट हमारा आया कितना, ml स्क्वायर बाई 12। अब हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, ओके।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। mi of uniform circular ring about an axis passing through center of mass and perpendicular to the प्लेन ऑफ रिंग। रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ एक्सिस के अबाउट आपको क्या करना है बेटा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्लियर है मेरी बात आपको? तो सोचो, दिमाग में विजुअलाइज करो कि क्या करने बोल रहा है ये। तो रिंग आपको पता है ना, रिंग कैसा होता है आपको पता है। रिंग कैसा है बेटा? फुल रिंग है। ओके, तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका रिंग। ओके, और ये बोल रहा है कि सेंटर ऑफ मास। तो बताओ बेटा रिंग का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? तो मैंने हमेशा बोला है जो भी ये है, क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बॉडी होते हैं, सिमेट्रिक, उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होता है, यानी यहां पर होगा, है ना, बीच में सेंटर पर। प्लेन ऑफ रिंग कौन सा है बेटा? ये हुआ इसका प्लेन ऑफ रिंग, उसके परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ, मतलब ये है आपका एक्सिस। दिस इज द एक्सिस राइट नाउ। ओके, तो चलो करते हैं बेटा। तो ये सपोज रिंग हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, ये प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। अब हमें क्या करना है कि मान लो एक यहां पर एलिमेंट काट लिया छोटा सा, ठीक है, इस एलिमेंट का मास सपोज कितना है बेटा, dm है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है यहां से, r है, कैपिटल R। जो रेडियस होगा इस रिंग का वही तो होगा। आगे कहानी समझ में। तो इस छोटे से एलिमेंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा बेटा, di इक्वल्स टू r स्क्वायर dm। अब आपको क्या करना है, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स पूरे रिंग पर काटते चले जाना है, छोटे छोटे, ठीक है। तो आप एक चीज देख पा रहे हो कि हर समय ये r तो उतना ही रहेगा ना, यहाँ पर लोगे तो भी वही आएगा, यही रहेगा, यही रहेगा, यही रहेगा। तो यहाँ पर r हमें क्या दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है, ठीक है, r कांस्टेंट दिख रहा है। तो आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब आएगा आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मैं बोल रहा हूँ कि r यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हमको बाहर कर लेते हैं। अब आपको इंटीग्रेट किसको करना पड़ेगा, ओनली dm को। तो dm क्या है बेटा, इस छोटे एलिमेंट का मास है, फिर अगला छोटा एलिमेंट, छोटा एलिमेंट, छोटा एलिमेंट, ऐसे पूरे रिंग पर जब आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, टोटल मास ऑफ द रिंग मिलेगा, है ना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ऐड ही तो करना होता है, ठीक है। तो एडिशन ऑफ ऑल दी मासेस ऑफ दी ऑल एलिमेंट्स, तो आपको क्या दे देगा, वो टोटल मास दे देगा। तो मान लो इसका टोटल मास हमने क्या लिया है बेटा, कैपिटल M, तो देयरफॉर कैपिटल I इज इक्वल्स टू R स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल M, देयरफॉर I इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चे, mr स्क्वायर, ठीक है। तो जो सेंटर ऑफ मास एक्सिस होता है, ये एक्सिस है। ये देखो बेटा, ये जो चीजें रिलेशंस आ रहे हैं वो स्पेसिफिक एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए है, ये आपको ध्यान में रखना है, एक स्पेसिफिक एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए ही है, ठीक है। अलग एक्सिस होगा तो बदल जाएगा, अलग एक्सिस होगा तो बदल जाएगा। अभी हम सारे क्या ले रहे हैं, जो स्टैंडर्ड एक्सिस है उसके अबाउट ले रहे हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं, ऐसा। आगे कहानी समझ में। तो ये हो गया बेटा रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम लोग लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, सर्कुलर डिस्क। चलो
mi of यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू center of mass and perpendicular to plane of disk, ठीक है। इसमें भी सेम केस है बेटा, एक्सिस कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो चलो ये डिस्क हो गया। तो डिस्क में क्या होता है बेटा, पूरे में मास डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, एरिया में मास डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये इसका है ना, डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर आएगा। तो इसके परपेंडिकुलर है ना, इस तरीके से आपका एक्सिस पास हो रहा है। अंडरस्टूड। तो इसके अबाउट मुझे निकालना है, इसके अबाउट मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो व्हाट टू डू, तो अपन क्या करेंगे बेटा, यहां से आर डिस्टेंस पर जाएंगे और एक रिंग काट लेंगे। क्या काट लेंगे, ऐसा एक रिंग काट लेंगे। कितनी थिकनेस का, dr थिकनेस का, dr थिकनेस का एक रिंग काट लिया हमने। अंडरस्टूड। ऐसा हमने एक रिंग काट लिया। अब मुझे ये बताओ कि डिस्क के केस में मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, एरिया वाइज होगा। तो आपको क्या मिलेगा बेटा, सिग्मा। सिग्मा, इसका टोटल मास मान लो m है, टोटल रेडियस सपोज r है, तो कितना हो जाएगा बेटा, सिग्मा मास इज m और एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो मास अपॉन मास पर यूनिट एरिया इज सिग्मा, सिग्मा निकल गया। और देखो वहां पर हमने अभी लिखाया था आपको, सिग्मा से dm कैसे निकलोगे, तो dm बराबर सिग्मा इंटू dA, यही था, सिग्मा इंटू dA। तो dA क्या है बेटा, इस एलिमेंट का एरिया है। क्या आप इस एलिमेंट का एरिया निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ फिर से आपको यूज पढ़ने लगा, जो हमने मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते वक्त जो एलिमेंट काटना सीखा था, एलिमेंट काट करके कभी उसका हम एरिया निकालते थे, कभी हम उसका वॉल्यूम निकालते थे, तो वो सारी चीजें यहाँ पर काम है। तो मैंने क्या बोला था बेटा, इसको कट करके निकाल दो, सीधा कर दो। सीधा कर दोगे तो इसकी लंबाई कितनी होगी बेटा, 2 पाई आर, है ना। इसकी जो लंबाई होगी वो होगी 2 पाई आर। तो इसको सीधा कर दोगे तो ये आपको कैसा दिखेगा बेटा, एक रेक्टेंगल दिखेगा जिसकी लंबाई 2 पाई आर और मोटाई कितना होगा, dr के बराबर होगा। तो मैं बार बार ये बताऊंगा नहीं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरिया है वो कितना हो जा रहा है, 2 पाई आर dr, ठीक है, 2 पाई आर dr, ये लंबाई ये चौड़ाई है। तो 2 पाई आर dr ये हो गया dA। तो देयरफॉर dm इज इक्वल्स टू सिग्मा कितना है हमारे पास, m बाय पाई आर स्क्वायर, m बाय पाई आर स्क्वायर, और dA है हमारे पास 2 पाई आर dr। तो पाई और पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, पाई और पाई कैंसिल हो गया। क्या बचा बेटा, 2m बाय आर स्क्वायर r dr, दिस इज dm। अंडरस्टूड, क्लियर है मेरी बात। तो अब देखो बेटा, हम चूंकि जानते हैं सिंस एक रिंग का है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी अभी हमने देखा था क्या होता था, mr स्क्वायर, है ना, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग काटा है ना हमने, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, mr स्क्वायर होता था। तो अभी इसका m कितना है बेटा, dm, और उसकी r कितनी है, स्मॉल r है, तो r स्क्वायर dm होना चाहिए, है ना। ये छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा तो di लिखेंगे, ठीक है। तो di इक्वल्स टू आ रहा है r स्क्वायर और dm है हमारे पास 2m बाय r स्क्वायर r dr, विच इज 2m बाय r स्क्वायर r क्यूब dr, ठीक है। अब इसको टोटल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, पहला रिंग 0 पर, आखिरी रिंग कैपिटल R पर, तो 0 टू कैपिटल R, ठीक है। इसको आपको इंटीग्रेट कर देना है। तो टोटल I मिल जाएगा इससे आपको 2m बाय आर स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट टर्म्स हैं, बाहर कर लिया, r क्यूब dr, कहां से कहां तक बेटा,
0 से कैपिटल R तक। तो 2m/r², आर क्यूब का क्या हो जाएगा बेटा, r⁴/4 0 to r। तो 2m/4r² है ना बेटे, r⁴ - 0। तो r² से या r² हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा, तो ये आ रहा है बेटा 1/2mr²। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा बेटा वो आएगा 1/2mr²। ठीक है, 1/2mr²। तो अच्छे से समझ में आ गया। ये सारी चीजें आपको याद भी रखनी है, इसके प्रोसेस को भी समझना है कि हमने कैसे निकाला। ओके चलो, तो भाई हमने देखा रिंग का mr² है और डिस्क का हाफ mr² आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले का निकालेंगे, और वो है किसी ट्रायंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना अबाउट इट्स बेस एक्सिस। ठीक है, चलो मिटता ही नहीं। mi of thin uniform triangular lamina about its base axis, about its base axis। ठीक है, ये चीज करना है। तो याद करो बेटा, मैंने लेमिना मतलब क्या बोला था, लेमिना मतलब जिसके पास एरिया हो और थिकनेस नेग्लिजिबल हो, ना के बराबर थिकनेस हो, ऐसी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, लेमिना बोलते हैं। अभी इस लेमिना का जो शेप है वो बोल रहे हैं आप ट्रायंगुलर लो। ठीक है, तो हम ट्रायंगुलर लेमिना एक ले लेंगे, यानी एक ट्रायंगुलर प्लेट ले लेंगे, आप कह सकते हो। तो हमने एक ट्रायंगुलर प्लेट लिया बेटा, इसका मास कितना है, कैपिटल M है, और सपोज इसकी हाइट जो है वो क्या है, h है। सपोज इसकी हाइट h है। आपको एक्सिस किसको मानने बोल रहे हैं, बेस के अबाउट। ठीक है, दिस इज एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, इसके अबाउट अपने को घुमाना है इसे। ठीक है, इसके अबाउट घुमाना है। तो कैसे निकालेंगे, तो ये लेमिना है बेटा, मतलब इस पूरे एरिया में क्या है, पूरे एरिया में आपका मास है, मास इस पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अंडरस्टूड। चलो, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर वो कैसा होगा। तो ऑब्वियसली सिग्मा होगा। इसका बेस का ये मान लो बेटा कितनी है, बेस कितनी है, b है। तो बताओ सिग्मा क्या होता है, मास अपॉन एरिया। मास इज कैपिटल M एंड एरिया क्या हो जाएगा बेटा, ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो इतना हो गया इसका सिग्मा। आप बताओ dm कैसे निकाला करते थे, तो dm निकाला करते थे सिग्मा इंटू da। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, एक आपको एलिमेंट काटना पड़ेगा। यहाँ पर जो अपन एलिमेंट काटेंगे, ठीक है, तो ये एक्सिस है बेटा, एक्सिस से कुछ दूरी पर जाएंगे और एक ऐसा एलिमेंट हमने काट लिया, दिस इज द एलिमेंट। और ये मान लो कितना है, y है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी डिस्टेंस कितनी है, y है। अंडरस्टूड, क्लियर है मेरी बात। ओके, अब इस एलिमेंट का हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे भाई एरिया, तो इसकी हमने जो थिकनेस है वो ले लिया dy। ओके, इसकी थिकनेस हमने dy ले ली। तो बेटे अगर आप इस एलिमेंट को गौर से देखो तो ये कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगुलर दिख रहा है, रेक्टेंगुलर दिख रहा है। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, लंबाई इंटू चौड़ाई चाहिए। चौड़ाई तो है, लंबाई कैसे निकालोगे, तो लंबाई निकालने के लिए वही करना है जो हम पहले क्या करते थे, है ना। इसकी चौड़ाई b है बेटा, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, b डैश। ठीक है, अगर ये y है तो ये कितना हो जाएगा बेटा, h माइनस y हो जाएगा ना। तो यहाँ पर लगाओ क्या, ट्रायंगुलर सिमिलैरिटी है ना,
ट्रायंगल सिमिलैरिटी का रूल लगाओ तो एक ट्रायंगल ये दिख रहा है छोटा वाला और एक ट्रायंगल दिख रहा है ये बड़ा वाला, ठीक है। इस छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल के बीच में ये एंगल कॉमन, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल सब बराबर है, तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी लग जा रही है। जब एंगल एंगल सिमिलैरिटी होता है बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो यहां पर फ्रॉम ए सिमिलैरिटी, ठीक है बेटा, ए सिमिलैरिटी क्या हो जाएगा, यहां पर देखो इस ये छोटे वाले ट्रायंगल का बेस क्या है बी डैश, बड़े वाले ट्रायंगल का बेस क्या है बी, तो इनका रेशियो छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट की है क्या है h माइनस वाई, बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट क्या है h, तो ये हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर यहां से आपको b डैश मिल गया बेटा, b डैश कितना मिल रहा है h माइनस वाई बाय h इंटू बी, तो यही तो है इस चीज की लंबाई, है ना। ये जो रेक्टेंगल है इसकी लंबाई निकल गई, चौड़ाई निकल गई बेटा, तो डीए निकल जाएगा कि नहीं, तो डीए हो गया लंबाई बी डैश और चौड़ाई डी वाई, ठीक है। तो ये आया डीए इक्वल टू बी डैश कितना है आपके पास h माइनस वाई बाय h इंटू बी इंटू डी वाई, तो बेटा देयरफॉर डीएम कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू डीए, तो सिग्मा आपके पास कितना है m अपॉन हाफ इंटू बी इंटू एच, दिस इज सिग्मा, और डीए यहां पर है आपके पास h माइनस वाई बाय एच बी डी वाई, ठीक है। क्या कट रहा है बेटे, देखो कुछ कट रहा है, ये b और ये b कट गया, 2 ऊपर जाएगा तो 2m हो जाएगा, h और h स्क्वायर हो जाएगा, h माइनस वाई डी वाई, दिस इज डी एम। अंडरस्टूड, क्लियर है मेरी बात। तो ये हो गया बेटा dm निकल आया। तो आप बताओ यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला यूज करोगे, क्या यूज करोगे, तो I बराबर एक्सिस से दूरी क्या है y स्क्वायर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर dm, ठीक है। उसका मोमेंट ऑफ उसका मास क्या था dm, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से y, तो y स्क्वायर dm। तो चलो इंटीग्रेशन y स्क्वायर और dm हमारे पास आ चुका है 2m h स्क्वायर h माइनस वाई डी वाई। अब सवाल उठता है कहां से कहां तक, तो यहां से यहां तक, यानी 0 से h तक, तो 0 से h तक, देयरफॉर I इक्वल्स टू 2m बाई एच स्क्वायर कॉमन कॉन्स्टेंट टर्म है, बाहर आएगा इंटीग्रेशन y स्क्वायर h माइनस वाई डी वाई, 0 टू h, ठीक है, 0 टू h क्या देता है देखो, ये I बराबर 2m बाय एच स्क्वायर, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं बेटा, है ना, एच वाई स्क्वायर एच, तो क्या हो जाएगा एच वाई स्क्वायर डी वाई, है ना, और माइनस वाई क्यूब हो जाएगा, तो वाई क्यूब डी वाई, ठीक है। इस तरीके से हो जा रहा है 0 से h, 0 से h, तो 2m बाई एच स्क्वायर, h कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई माइनस इंटीग्रेशन वाई क्यूब डी वाई, 0 से h, 0 से h, ओके। तो बेटे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या निकल कर क्या आ रहा है 2m बाई एच स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा बेटा y स्क्वायर का y क्यूब बाई 3 हो जाएगा, तो y क्यूब बाई 3, 0 से h माइनस ये क्या हो जाएगा बेटा y 4 बाई 4 हो जाएगा, है ना, 0 से h, अंडरस्टूड। तो 2m बाई एच स्क्वायर, h ये क्या हो जाएगा बेटा h क्यूब बाई 3 माइनस ये क्या हो जाएगा h 4 बाई 4, ठीक है। तो ये देखो क्या हो गया 2m बाई एच स्क्वायर इंटू एच 4 कॉमन आ जाएगा, 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4, ठीक है बेटा, एच स्क्वायर कट जाएगा और सिंप्लीफाई करो 3 और 4 का क्या हो जाएगा बेटा 1 बाई 12, है ना, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1 बाई 12, तो 2m h स्क्वायर बाई
12, 2 से 6, तो देखो क्या आ रहा है mh²/6, 1/6 mh²। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस एक्सिस। यहाँ पर एक चमत्कारी चीज आपको समझ में आ रहा है कि जो इसका बेस है, बेस का कहीं हमको जरूरत ही नहीं पड़ा, बेस का कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी चौड़ा हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, एच से मतलब है, एच जितना ज्यादा होगा उस पे फर्क पड़ेगा, बेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/6 mh², सिर्फ मास और एच पर डिपेंड कर रहा है, बेस की चौड़ाई पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आज की सभा यही समाप्त करते हैं बेटे, है ना, आगे हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, बाय बाय।